Hello everyone. Today I will teach you about the citizenship in India. तो भारत में नागरिकता को समझने के लिए हमें समझना होगा भारतीय संविधान का पार्ट 2। तो पार्ट 2 में सिटीजनशिप ऑफ इंडिया भारत में नागरिकता। तो भारत में नागरिकता समझने के लिए हमें भारतीय संविधान के भाग 2 पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद द स्टडी आपको इसके अलोंग आपको करना पड़ेगा इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो हमें आज पार्ट 2 और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 को पढ़ना होगा। तो हम इसमें चलते हैं। तो इंडिया में पहले हम देखते हैं सिंगल सिटीजनशिप। भारत में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है और इसके अंदर हम देखते हैं तो सिटीजनशिप का क्या मतलब होता है। तो सिटीजनशिप सिग्निफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट। सिटीजनशिप नागरिकता का मतलब है कि जो भारत में या किसी देश में जो लोग रह रहे हैं उनके और सरकार या राष्ट्र के बीच जो संबंध है, जो रिलेशन है, यानी कि स्टेट राज्य और व्यक्तिगत के बीच, किसी व्यक्तिगत व्यक्ति और स्टेट के बीच जो संबंध होता है उसे ही हम लोग सिटीजनशिप कहते हैं। और इंडिया में जो सिटीजनशिप है वो कैसा है? सिंगल सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप इज लिस्टेड इन द यूनियन लिस्ट। अब हमारे संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, शेड्यूल नंबर 7, उसमें 3 प्रकार की लिस्ट दी हुई है। यूनियन लिस्ट, सेकंड है आपका स्टेट लिस्ट और थर्ड है आपका कंकरेंट लिस्ट। इसका मतलब क्या होता है, ये हमारा शेड्यूल नंबर 7 में दिया हुआ है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो इसमें इसका मीनिंग ये होता है कि जो भी विषय, जो सब्जेक्ट, जैसे नागरिकता है आपका कोई यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन है, जुडिशरी है, एग्रीकल्चर है, फॉरेन रिलेशंस है, जो भी सब्जेक्ट हैं, टैक्स है, तो ऐसे सब सब्जेक्टों को भारतीय संविधान ने डिवाइड कर दिया है और डिवाइड करके उसकी 3 लिस्ट बनाई है, जिसे हम लोग बोलते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो जो सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में रखे जाते हैं उन पर जो कानून या अधिनियम बनाने का अधिकार होता है वो केंद्र सरकार का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। और जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में रखे जाते हैं उस पर कानून बनाने का जो राइट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। और कुछ सब्जेक्ट जो कंकरेंट लिस्ट में होते हैं इस पर केंद्र और राज्य दोनों अधिनियम बना सकते हैं। बट यदि एक ही विषय पर केंद्र और राज्य ने बनाया है तो केंद्र का जो है उसको ओवर रूल करता है। तो जो हमारा सिटीजनशिप है इसको भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 7 की यूनियन लिस्ट में रखा गया है, केंद्रीय सूची में रखा गया है। अब केंद्रीय सूची में रखने का मतलब यह हुआ कि भारत में नागरिकता में जो भी अधिनियम बनेंगे वो केंद्र सरकार बनाएगी। नागरिकता से संबंधित कोई भी अधिनियम राज्य सरकार नहीं बनाती है, केंद्र सरकार बनाती है। तो इसका मतलब हो गया कि एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पार्लियामेंट। जो हमारा संसद है तो नागरिकता के संबंध में संसद का पूर्ण अधिकार है। अब हम लोग आगे चलते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल। भारतीय जो संविधान है वो भारत को फेडरल, एक संघात्मक राज्य बनाता है। और यहाँ की जो पॉलिटी है, जो राजनीति है यहाँ की, वो 2 प्रकार से चलती है, सेंटर और स्टेट। हमारे यहाँ पर एक केंद्रीय जो है विधायिका होती है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, राज्य विधायिका होती है। बट इंडिया में सिटीजनशिप ओनली 1 होती है। सिटीजनशिप यहाँ पर क्या होती है? सिंगल होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो वर्ल्ड के जो कुछ और कंट्री हैं, जैसे हमारा यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड, तो यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। ये लोग अपने
नागरिकों को डबल सिटीजनशिप देते हैं, यानी कि कोई नागरिक इनकी केंद्र का भी नागरिक होता है और स्टेट का होता है, उसके पास दो अलग अलग सर्टिफिकेट होते हैं। बट इंडिया में, और इंडिया का जो स्टेट या इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो कनाडाई प्रकार का है, तो कनाडा में भी सिंगल सिटीजनशिप होती है। कनाडा में आपका सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, कनाडा। इसके अलावा यूके, ब्रिटेन जो हमारी कंट्री है, यूनाइटेड किंगडम, वहां पर भी सिंगल सिटीजनशिप है। कनाडा में भी सिंगल सिटीजनशिप है और इंडिया में, तो यहां पर सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। और इसके विपरीत अगर हम लोग देखें तो यूएसए और स्विट्जरलैंड में डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। तो इस स्लाइड से हमने दो तीन बातों को जाना। एक तो ये कि नागरिकता भारतीय संविधान के जो है पार्ट 2 में है, और जो नागरिकता का कॉन्सेप्ट है वो पार्लियामेंट से एसोसिएटेड है, क्योंकि इसको केंद्र की जो हमारी शेड्यूल नंबर 7 है उसके यूनियन लिस्ट में रखा गया है, और भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑन द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनके कुछ प्रिविलेजेस हैं, कुछ उनके विशेषाधिकार हैं। तो वो क्यों, कौन कौन से विशेषाधिकार हैं या सिटीजनशिप का क्या इंपॉर्टेंस है भारत में, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो इंडिया में जो पार्ट 3 है भारतीय संविधान का, पार्ट 3 जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल राइट, भारतीय संविधान के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट हैं। तो उसमें आपका आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो आर्टिकल हैं, इनके तहत जो भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो ओनली सिटीजन्स को प्राप्त हैं। यानी कि जो व्यक्ति किसी विदेश का है या हमारे देश का नहीं है, फॉरेनर्स है, तो उसको आर्टिकल 15 के तहत जो मौलिक अधिकार मिलते हैं, फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, वो अवेलेबल नहीं है। आपको फंडामेंटल राइट्स जब पार्ट 3 पढ़ाया जाएगा तो वहां पर आपका जो है फंडामेंटल राइट्स में जो 6 टाइप्स के फंडामेंटल राइट्स हैं उन सब के बारे में बताया जाएगा। तो अभी हमें यहाँ पे इतना सीखना है कि जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 15, 16, 19 और 29 और 30 इसमें दिए गए हैं, वो केवल और केवल उन नागरिकों को प्राप्त हैं जो भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिक हैं। तो पहला महत्व तो यहां पर हुआ कि कुछ विशेष मूलाधिकार, कुछ स्पेशल फंडामेंटल राइट्स हैं जो ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया को ही अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू वोट। वोट देने का जो अधिकार है, मताधिकार जो है, वो ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया को ही भारत में वोट देने का अधिकार है। कोई विदेशी नागरिक या जो भारत का नागरिक नहीं है, जिसके पास भारत की नागरिकता नहीं है, वह भारत में वोट देने का अधिकार नहीं रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिसेस। कुछ जो है सरकारी पद होते हैं, पब्लिक ऑफिसेस होते हैं, जिन पर केवल भारत का नागरिक ही बैठ सकता है या उस पद पर केवल भारत का नागरिक ही पहुंच सकता है। तो जैसे हमारा इंडिया का जो सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओनली भारत का नागरिक ही बन सकता है। वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, गवर्नर ऑफ द स्टेट, राज्यों के गवर्नर, अटॉर्नी जनरल, इसको बोलते हैं महान्यायवादी। महान्यायवादी, तो महान्यायवादी ये भारत सरकार का हेड ऑफ द एडवोकेट होता है। एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। तो एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ द स्टेट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज केवल वे व्यक्ति बन सकते हैं जो भारत की नागरिकता रखते हैं। तो इस स्लाइड से हम ये समझे कि भारतीय नागरिकता का क्या इंपॉर्टेंस है, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में क्या उसके प्रोविजन है, प्रावधान है, वोट देने के लिए क्या प्रोविजन है, और जो हमारे ऑफिसेस हैं उनमें कौन सी पोस्ट पर केवल भारतीय नागरिक ही पहुंच सकते हैं। तो यहां से हमने ये चीज सीखा। नेक्स्ट, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, जो एनआरसी हम जिसे बोलते हैं, तो इसके बारे में हमें देखना है
कि जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है वो 1991 में बनाया गया। तो इसमें क्या है, द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स 1951 इज ए रजिस्टर प्रिपेयर्ड आफ्टर द कंडक्ट ऑफ द सेंसस 1951 की जो जनगणना है उसके बाद एनआरसी को बनाया गया। इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच विलेज, अब इसमें हुआ क्या कि सभी गांवों में एनआरसी कराई गई और उसमें जो उनके हाउस थे, घर थे, जो उनके पास होल्डिंग्स थी, सामान वगैरह था और उनका जो सीरियल नंबर था, ये सब उसमें नोट किया गया और इससे पता चला कि ये हमारे देश के नागरिक हैं। अब हमारा यहाँ पर क्या है कि जो एनआरसी है इंडिया में अभी एक बार हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया में नेशनल रजिस्टर जो हमारा है ऑफ सिटीजन्स का कितने बार बनाया गया है। तो अभी ये क्या है, ओनली वंस, एक बार ही ये पब्लिश हुआ है। और आपको यहाँ ध्यान देना है, आसाम के संदर्भ में कुछ कंडीशन अलग है जिसे हम बाद में बताएंगे। आसाम को लेकर के असम अकॉर्ड 1985 है, इसके बारे में बाद में बताया जाएगा। तो अभी आप ये समझिए कि एनआरसी एक ही बार हुआ है। अब एनआरसी के अलावा आपका इलेक्टोरल रोल ऑफ 1971 जो है 1971 में जो इलेक्टोरल रोल बनाया गया था, तो इन दोनों को, एनआरसी को और इलेक्टोरल रोल 1971 को मिला करके एक डेटा बनता है जिसका नाम है लेगेसी डेटा। अब जो ये डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है लेगेसी डेटा, इस डेटा में, इस डॉक्यूमेंट में जिस व्यक्ति का नाम होता है उसे हम सर्टिफाइड करते हैं कि वो इंडिया का नागरिक है। तो यहां से हमने ये समझा कि भारत में एनआरसी एक बार हुआ है 1951 की जनगणना के बाद। और दूसरा पॉइंट यहां पर है कि इलेक्टोरल रोल ऑफ 1971, इन दोनों में जो डेटा है उसको मिला करके एक डॉक्यूमेंट बनाया गया है जिसका नाम है लेगेसी डेटा। इस डेटा में जिस व्यक्ति का नाम है वही इंडिया का सिटीजन्स होता है। अब हम लोग देखते हैं पार्ट 2 में जो आर्टिकल हैं। तो पार्ट 2 में आर्टिकल हमारा रहेगा आर्टिकल 5 से लेके 11 तक, और 5 और 11 दोनों ही सम्मिलित हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये बनता है कि पार्ट 2 में टोटल कितने आर्टिकल हैं, तो यहां से लोग इसको एक दोनों को काउंट करना है, 5 और 11। तो अगर हम लोग यहां से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 होता है, ये 7 है टोटल आर्टिकल। 1 2 3 4 5 6 7 ये टोटल आर्टिकल अगर आप काउंट करोगे तो 7 होंगे। और स्टूडेंट गलती ये करता है कि 5 to 11 होता है तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता है तो 6 बता देता है कि 5 से 11 पहुंचेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 नहीं होगा, ये 7 होगा, क्योंकि दोनों ही इंक्लूड है। आर्टिकल 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 आर्टिकल होंगे ये। तो इस तरीके से ये आर्टिकल है। अब इन आर्टिकल में, प्रत्येक आर्टिकल में क्या क्या लिखा है, तो अलग अलग आर्टिकल में हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल कोई एक प्रोविजन आपसे पूछेगा और फिर उसमें क्वेश्चन ये रहेगा कि ये प्रोविजन कौन से आर्टिकल में है नागरिकता के पार्ट 2 में। तो आपको पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसी को बताना है। अच्छा, इसको समझने के साथ ही हमें सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 इसको भी समझना है। तो जो भारत में नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, तो भारतीय संविधान का जो पार्ट 2 है और सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, इन दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, और इसके बाद जो कंक्लूजन आता है उसके आधार पर भारत में नागरिकता मिलती है। तो पहले हम इसी को देखते हैं। आर्टिकल नंबर 5 में है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब भारतीय संविधान का लागू हो रहा था, यानी कि 26 जनवरी और 1950, इस टाइम पर जो है नागरिकता जिसको दी गई है, तो ये आर्टिकल नंबर 5 में रहेगा। आर्टिकल नंबर 6 में क्या है, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। जो उस समय पाकिस्तान से इंडिया आए थे, पार्टीशन ऑफ इंडिया के समय जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए, तो उनको जो नागरिकता का प्रावधान है वो आर्टिकल नंबर 6 के तहत दिया जाता है। फिर 7 आर्टिकल है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। मतलब कुछ लोग जो पाकिस्तान चले गए उनके लिए जो राइट रहेगा जब वो वापस लौटेंगे, मतलब पार्टीशन के समय जो इंडिया से पाकिस्तान गए
तो अब वो जब वापस लौटेंगे तो उन्हें किस तरीके से हम नागरिकता देंगे, तो उसके लिए हम लोग आर्टिकल नंबर 7 में देते हैं। दोनों को ध्यान रखना है। इसमें क्या है कि जो पाकिस्तान से भारत आए उनके लिए नागरिकता है 6 में, और इसमें क्या है कि जो इंडिया से पाकिस्तान गए लेकिन अब वो जब पाकिस्तान से इंडिया लौटेंगे तो उनके लिए आर्टिकल नंबर 7 के तहत नागरिकता दी जाएगी। फिर आर्टिकल नंबर 8 है, इसमें क्या है, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। जो इंडियन ओरिजिन के हैं, जो भारतीय मूल के नागरिक हैं और वो विदेशों में रहते हैं, तो उनके लिए उनके पास जो है एक OCI कार्ड होता है, उसके तहत जो होता है, तो उनको कैसे नागरिकता देंगे, तो हम लोग उनको जो भारतीय मूल के हैं लेकिन दूसरे देशों में रहते हैं तो उन्हें हम आर्टिकल 8 के तहत जो है नागरिकता देंगे। आर्टिकल 9 में क्या लिखा है, पर्सन्स वॉलंटरीली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन कंट्री। मतलब जो लोग, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जान करके वॉलंटरीली चाह करके अपनी इच्छा अनुसार किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है, तो उनकी नागरिकता हम हटा देंगे, नॉट टू बी सिटीजन्स, वो इंडियन सिटीजनशिप लॉस कर देंगे। जो लोगों ने विदेशों की कहीं जा करके नागरिकता प्राप्त कर ली है तो उन्हें इंडिया से नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और ये काम किस आर्टिकल के तहत होगा, तो ये काम आर्टिकल 9 के तहत होगा। आर्टिकल 10 में क्या है, कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। जो नागरिकता का अधिकार है उसका आगे बढ़ाना, कंटिन्यू करना उसको। तो जब हमारा ये लेगेसी डेटा अपडेटेड होता रहता है, जैसे सेंसस होती है हमारी, जैसे जनगणना 2011 हुई, फिर 2021 वाली होनी है, अभी उसके रिजल्ट नहीं आए हैं, तो इसके आधार पर ये हमारा डेटा क्या होता रहता है, अपडेटेड होता रहता है। तो किसी की जो नागरिकता है वो कंटिन्यूटी में आगे बढ़ती है। तो ये हमारा कौन से आर्टिकल के तहत होता है, तो ये काम हमारा आर्टिकल 10 के तहत होता है। अब नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 11, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। अब जो ये काम हमारा हो रहा है आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 10 तक, ये कौन करेगा, इसका राइट्स किसके पास है, तो ये हमें मिलता है आर्टिकल नंबर 11 में। इसमें क्या लिखा है कि जो रेगुलेट करना है हमको सिटीजनशिप का लॉ बना करके, ये किसके पास राइट है, ये हमारा पार्लियामेंट यानी कि भारतीय संसद के पास है। तो इस तरीके से हमारे ये आर्टिकल जो है 5 से लेकर के 11 तक पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, भारतीय नागरिकता अधिनियम। उन्नीस सौ 55। तो इसकी बात हम लोग करें तो पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पास हुआ, तो आंसर है उसका 1955, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब इसमें क्या है, इसमें जो अब अगला क्वेश्चन यही आगे ही है, 5 बेज, इसमें कितने प्रकार बताए गए हैं जिससे कोई व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर सकता है, तो इसमें क्या है 5 बेज है, 5 प्रकार बताए गए हैं जिससे भारत में कोई नागरिकता प्राप्त कर सकता है। और वो कौन कौन से हैं, तो उसको हम लोग देखें तो उसमें क्या है, बर्थ, किसी के जन्म से, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, न्यूट्रलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो इसको हम लोग यहां से देखते हैं कि जो सिटीजनशिप मिल सकता है बाय बर्थ, इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर पीपल बोर्न इन इंडियन टेरिटरी, ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारतीय राज्य में हुआ है, यानी कि जिनका जन्म भारत की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है उसके अंदर हुआ है, तो बाय बर्थ किसी को नागरिकता मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है बाय डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है वंश से। इसका मीनिंग ये है कि किसी व्यक्ति का जन्म तो भारत से बाहर हुआ लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, वो भारत के नागरिक हैं। तो फॉर पर्सन्स बोर्न आउटसाइड इंडिया विथ इंडियन पेरेंट्स, जिसके जो है पेरेंट्स कैसे हैं, माता पिता कैसे हैं, भारत के नागरिक हैं, तो उसे बाय डिसेंट, वंश के आधार पर हम लोग भारत में नागरिकता देने का प्रावधान रखते हैं। थर्ड पॉइंट है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के द्वारा रजिस्ट्रेशन। तो इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति बाहर से आकर के भारत में रहता है
और उसका जो टाइम डिसाइडेड है उतना दिन रहने के बाद वो भारत के गृह मंत्रालय में, ध्यान रखें कि जो हमारा ये सब जो केंद्र सरकार से होता है तो ये किसके अंतर्गत होता है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत होता है, होम मिनिस्ट्री। तो गृह मंत्रालय के अधीन अपने आप को पंजीकृत कराता है, रजिस्ट्रेशन कराता है, तो उसको भी हम लोग भारत में नागरिकता देने का प्रावधान रखते हैं। सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन का क्या मतलब है, फॉर पर्सन स्टेइंग इन इंडिया फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो काफी लंबे समय से भारत में रह रहे हैं तो उन्हें हम लोग देशीयकरण के तहत क्या कर लेते हैं, भारत में नागरिक बना लेते हैं। लास्ट पॉइंट ये है कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का मतलब है क्षेत्र का समावेश। मतलब जैसे आप, इसका बहुत अच्छा उदाहरण है सिक्किम। अगर हम लोग सिक्किम की बात करें तो सिक्किम राज्य जो है, इसके जो नागरिक हैं वो सिक्किम के नागरिक थे, लेकिन जब सिक्किम को भारत का हिस्सा बना लिया गया, सिक्किम भारत का एक स्टेट बन गया, तो सिक्किम के जो लोग थे वो स्वतः ही अपने आप ही भारत के नागरिक हो गए, क्योंकि उनका जो क्षेत्र था, रेजिडेंस, जहां वो लोग रहते थे, वो पूरा क्षेत्र ही भारत का हिस्सा हो गया। तो यदि कोई ऐसी टेरिटरी, कोई ऐसी जमीन है जो भारत के हिस्सा बन जाती है या जिसे भारत में मिला लिया जाता है, तो वहां के जो लोग हैं उनको भारत की नागरिकता दी जाती है। और ये कौन सा मेथड है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो 1955 के नागरिकता अधिनियम, सिटीजनशिप एक्ट में 5 प्रकार के जो है तरीके हैं जिससे कोई व्यक्ति भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकता है, और वो है हमारे जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्र का समावेश। लॉस ऑफ सिटीजनशिप, अब इसमें जो हमारा ये अधिनियम है सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसमें नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताए गए हैं, 5 वेज बताए गए हैं, और लॉस कैसे हो जाएगा उसके 3 तरीके हैं। देयर आर 3 वेज फॉर द लॉस ऑफ सिटीजनशिप। तो इसमें पहला क्या है हमारा, बाय रिनंसिएशन, स्वेच्छिकरण, स्वैच्छिक त्याग। इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति अपनी, उसकी पूर्ण एज हो जानी चाहिए, यानी कि वो 18 साल से ऊपर का, उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, जो है उम्र उसकी 18 वर्ष, 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो, और वो किसी भी प्रकार से असक्षम ना हो, मतलब कि स्वस्थ हो, हेल्दी हो, तो यानी कि फुल एज एंड कैपेसिटी, पूर्ण एज और क्षमता के आधार पर को ध्यान में रखते हुए अपने आप को किसी दूसरे देश का, या जो है डिक्लेयर रिनंसिएशन हिज इंडियन सिटीजनशिप, वो भारत की नागरिकता त्यागना चाहता है, लिखित रूप से देता है कि हम भारत की नागरिकता त्यागते हैं, तो हम उसे क्या है, बाय रिनंसिएशन के मेथड के आधार पर भारत का नागरिकता से उसकी खत्म हो जाती है। अब इसमें यह है कि जो उसका माइनर चाइल्ड होगा, माइनर चाइल्ड में यहाँ पे क्या प्रोविजन है कि जो लड़का या बच्चा जो उसका चाइल्ड है, माइनर चाइल्ड है, यानी कि 18 वर्ष से छोटा है, तो 18 वर्ष से छोटा है तो ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे माइनर चाइल्ड। जब इसके पेरेंट्स भारत की नागरिकता त्यागेंगे तो जो माइनर चाइल्ड है उसकी भी नागरिकता चली जाएगी, लेकिन जब माइनर चाइल्ड 18 इयर्स का होगा, 18 वर्ष का होगा, तो वो अपनी नागरिकता रिज्यूम कर सकता है, पुनः प्राप्त कर सकता है। कैसे, 18 वर्ष का होने पर वो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत अपने आप को भारत की नागरिकता के लिए रजिस्टर कराए, और उसके बाद उसकी नागरिकता बहाल हो जाएगी, उसे नागरिकता दे दी जाएगी। तो जो माइनर चाइल्ड है, पेरेंट्स के नागरिकता समाप्त होने पर उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो 18 वर्ष का होता है और 18 वर्ष का होने के बाद 6 महीने के अंदर वो भारतीय जो संविधान के तहत होम मिनिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन कराता है कि हम भारत का नागरिक बनना चाहते हैं, तो उसे नागरिकता दे दी जाती है। तो ये हमारा माइनर चाइल्ड का कॉन्सेप्ट है। अगला पॉइंट है बाय टर्मिनेशन, मतलब समाप्ति के द्वारा। समाप्ति के द्वारा कैसे, व्हेन एन इंडियन सिटीजन्स वॉलेंटरीली, कॉन्शियसली, नोइंग नो एंड विथआउट डिरेस, अनड्यू इन्फ्लुएंस और कंपल्सन
एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। अब इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति अपना वॉलेंटरली मतलब स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी जो सिटीजनशिप है इंडिया की वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। अब यहां ध्यान देना है कि लोग जो फर्स्ट वाला है इसमें और सेकंड वाले में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। इसमें वो दूसरे देश की नागरिकता ले लिया है और पहला वाला जो है हमारा उसमें क्या है, उसने इंडिया की नागरिकता त्यागने का जो है डिक्लेयर किया है, ऐसी उसने घोषणा की है कि हम भारत की नागरिकता त्यागते हैं, तब उसकी समाप्त हो जाएगी। और यहां पर क्या है इसमें बाय टर्मिनेशन में कि इसमें उसने त्यागने की घोषणा नहीं की है, अनाउंस नहीं किया है या डिक्लेयर नहीं किया है कि हम त्यागते हैं, लेकिन वो किसी दूसरे देश का नागरिक बन गया है, दूसरे देश का नागरिक बन गया है, इसलिए उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है बाय डिप्राइवेशन, सरकार द्वारा वंचित करना। सरकार द्वारा वंचित कब किया जाता है, जब कोई इल्लीगल काम होता है, या जैसे हमारे देश के लिए जैसे राष्ट्रद्रोही शब्द आता है यहाँ पे, या हमारे देश के अगेंस्ट किसी कामों में टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है, इस तरीके का कोई फ्रॉड काम होता है। जैसे इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं कि किसी व्यक्ति ने फ्रॉड करके इलीगल मींस से सिटीजनशिप प्राप्त करी हो, तो हम उसकी नागरिकता, जब पता चलेगा कि उसने फ्रॉड करके नागरिकता प्राप्त की है, तो उसकी नागरिकता डिप्राइव कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। अगला पॉइंट है द सिटीजन्स हैज शोन डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यदि कोई व्यक्ति भारतीय संविधान के प्रति श्रद्धा नहीं रखता है, भारतीय संविधान जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रति उसकी जो है डिसलॉयल हो जाता है, लॉयल नहीं रहता है, तो भी उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगला पॉइंट है द सिटीजन्स हैज विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन। हाँ, इसमें क्या है कि यदि कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत का नागरिक बना है और उसके बनने के लगातार 5 वर्ष में 2 साल के लिए वो कहीं जो है क्या हो जाता है, उसको जेल हो जाती है या वो इम्प्रिजनमेंट हो जाता है उसका, तो उसकी भी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। लास्ट पॉइंट है द सिटीजन्स हैज बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years। अगर कोई व्यक्ति 7 साल तक लगातार साधारण रूप से भारत से बाहर रहता है, तो उसकी भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से इसमें 3 तरीके हैं हमारे जहां से नागरिकता समाप्त होती है, बाय रेनंसिएशन, दूसरा है हमारा बाय टर्मिनेशन और तीसरा है बाय डिप्राइवेशन, सरकार द्वारा वंचित करके। अब हमारा ये लास्ट टॉपिक है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019। 2019 में जो सिटीजनशिप बिल है उसमें अमेंडमेंट था, तो उसमें क्या था कि जो कम्युनिटीज हैं, जैसे आपकी हिंदूज है, सिख है, बुद्धिस्ट है, जैन्स है, पारसी हैं एंड क्रिश्चियन है, ये हमारी जो है 6 कम्युनिटीज है। तो ये लोग जो है, जैसे जो कंट्रीज है, जैसे आपका पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और अफगानिस्तान है, ये तीनों जो कंट्रीज हैं ये मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज हैं। तो यहाँ पर जो मुस्लिम हैं वो मेजॉरिटी में हैं, और इसके अलावा जो 6 कम्युनिटीज हैं, जो हिंदूज हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट है, जैन है, पारसी है, क्रिश्चियन है, तो इन लोगों के ऊपर जो भेदभाव होता है या कोई इन्हें वहां पर रहने में असुविधा हो रही है, दे आर फीलिंग डिस्कम्फर्ट, तो ये ऐसे लोग भारत में आ सकते हैं। मतलब कि जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन तीनों कंट्री से जो 6 कम्युनिटीज हैं आपका, जिसमें हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, ये लोग भारत आ सकते हैं। तो इस आधार पर इन्हें भारत में नागरिकता का जो है प्रावधान बनाया जा रहा, और इसमें यह कहा गया है कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गए, तो ऐसे लोगों को भारत में नागरिकता देने का प्रावधान रखा गया है। और इसमें एक काम और किया गया है कि पहले यह प्रावधान था कि 11 वर्ष तक उन्हें भारत में रहना पड़ेगा, और इस बिल के तहत ये कहा जा रहा है कि ये 5 साल भी यहाँ पर रह लेंगे तो हम इन्हें भारत का नागरिक बना लेंगे। तो ये हमारा ये पॉइंट था। अब इसमें 3 पॉइंट और हैं जो इस लेक्चर में नहीं,
नेक्स्ट सेशन जब होगा उसमें बताया जाएगा। जो हमारा असम अकॉर्ड 1985 है, ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है हमारा। दूसरा पॉइंट है हमारा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिनके पास PIO कार्ड होल्डर है, जो PIO कार्ड होल्डर हैं उनके बारे में, और ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो जिनके पास OCI कार्ड है, OCI कार्ड और PIO कार्ड, ये दोनों कार्ड जिनके पास हैं तो उनके क्या प्रोविजन हैं, और असम को लेकर के क्या असम अकॉर्ड 1985 है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोगों ने यहां से देखा पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट आया हमारा, और सिंगल सिटीजनशिप है, यूनियन लिस्ट में है ये, और इस पे जो है पार्लियामेंट का, केंद्रीय संसद का एकाधिकार या विशेषाधिकार है। फिर हम लोग यहाँ पर आए, कुछ फंडामेंटल राइट हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, जिसमें 15, 16, 19, 20, 19, 29 और 30। और फिर वोट देने का अधिकार केवल सिटीजन्स को ही है। फिर कुछ पोस्ट हैं जो केवल सिटीजन्स ही ऑक्युपाइड कर सकते हैं, वो है हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, गवर्नर ऑफ द स्टेट, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल। तो ये पोस्ट हैं जिन पे केवल वही व्यक्ति ऑक्युपाइड कर सकता है जो भारत का सिटीजन है। फिर हमने NRC के बारे में जाना। NRC हमारा 1951 में हुआ था, एक ही बार हुआ है। NRC और इलेक्टोरल रोल ऑफ 1971 को मिला करके जो दस्तावेज बनता है, डॉक्यूमेंट बनता है, उसको बोलते हैं लेगेसी डेटा। इसमें जिस व्यक्ति का नाम होता है उसे हम इंडियन सिटीजन्स होने का सर्टिफिकेट देते हैं। फिर हमने आर्टिकल पार्ट 2 में जो आर्टिकल हैं, टोटल आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक है, और इनको काउंट करें तो ये 7 आर्टिकल होते हैं। फिर आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस तरीके से ये पढ़ा। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, जिसमें नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके, 5 वेज बताए गए हैं, 5 प्रकार बताए गए हैं। और इसमें नागरिकता लॉस होने के जो है, कैसे किसी व्यक्ति की नागरिकता छीनी जा सकती है, तो उसके 3 वेज बताए गए हैं, 3 तरीके बताए गए हैं। तो इस तरीके से हमने पार्ट 2 का जो कॉन्सेप्चुअल बेस है उसको यहाँ पर देखा। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन है, और जो हमने अभी आपको बताया कि PIO और OCI कार्ड का है और असम अकॉर्ड का लेकर के है, तो इसका हम लोग एक नेक्स्ट सेशन बनाएंगे, उसमें क्वेश्चन और जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तो हमारे इस लेक्चर से जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को SSC प्रैक्टिस मॉक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और नोटिफिकेशन टाइम पर आए इसके लिए आप हमारे इस बेल को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।